हाय एवरीवन। अभी आप 11th में या 12th में हो या फिर नीट 2027 के लिए रिपीट कर रहे हो तो आपको ये बायो में पता होना चाहिए कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी। आप देखोगे 90 में से इस बार री नीट के पेपर में 11th में से 50 क्वेश्चंस थे और 12th में से 40 क्वेश्चंस थे, जबकि जो थर्ड में का पेपर था उसमें ऑलमोस्ट इक्वल थे 44 एंड 46 क्वेश्चंस। तो इस बार जो है 11th थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया 11th की तरफ री नीट का पेपर। ठीक है, तो अब देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में से 3 क्वेश्चन और तीनों टेक्सोनॉमी वाले पार्ट में से आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हालांकि इससे एक ही क्वेश्चन आता है बट इस बार 3 आ गए। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड इग्नोर मत करना। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखोगे इसमें 3 क्वेश्चंस आए हैं एंड प्लांट किंगडम में 2 और एनिमल किंगडम में 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में तीन क्वेश्चंस हैं जिसमें प्लांट फैमिली में सोलानेसी फैमिली से क्वेश्चन आया था और एनाटॉमी से इस बार प्लांट की एक भी क्वेश्चन नहीं आया री नीट के पेपर। फ्रॉग से 2 क्वेश्चन आए, कॉकरोच से क्वेश्चन आए, बहुत ही रेयर हो गया क्वेश्चन नहीं आते हैं बट पढ़ना तो ही। अर्थवर्म तो फिर भी सिलेबस में नहीं है बट कॉकरोच का इज लाइक ग्रे एरिया है ना, है भी नहीं भी है तो पढ़ सकते हो, लेकिन फ्रॉग तो बिल्कुल अच्छे से ही कवर करना। सेल की बात करें तो सेल से इस बार जो है थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गए, 8 क्वेश्चन आ गए सेल ऑर्गेनली वाले चैप्टर से, मतलब सेल ऑर्गेनल वाले पार्ट से ही सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन आए। तो ये चैप्टर हमेशा के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट इस बार रीनीट के पेपर में इसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। 27 के लिए भी आप इसे अच्छे से ही रीड करके रखना और इसकी एक भी लाइन को स्किप मत। बायोमोलिक्यूल से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बट इस बार 2 ही क्वेश्चन आए थे। सेल साइकिल से 2, फोटोसिंथेसिस की बात करें यानी प्लांट फिजियो में आए, प्लांट फिजियो में 5 क्वेश्चन आए और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पर इस बार सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया था, उसके भी आपको जो है ईयर्स वगैरह पता होने। पिगमेंट्स पे और केल्विन साइकिल पे तो आता ही है। C4 पाथवे की बजाय इस बार फोटो रेस्पिरेशन से 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, रेस्पिरेशन से 1 आया और थर्ड में के पेपर में फिर भी जो है आपके इन साइकिल के बीच में से क्वेश्चन आया था बट इस बार जो है ग्लाइकोलाइसिस के अलावा बाकी टॉपिक नहीं। प्लांट ग्रोथ से अगेन 3 क्वेश्चंस हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन नहीं आया जबकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है और क्या कितना परसेंटेज होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन इस बार नहीं आया। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से आप देखोगे 3 क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन है, यूरिन फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे टॉपिक अटैच कर दिया, आप टॉपिक्स को आराम से देख ताकि आपको पता चल जाए। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन से बोन से इस बार अनएक्सपेक्टेडली 3 क्वेश्चन आए और उनमें से जो है सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया था सर्वाइकल वर्टिब्रे, इस तरह से करके 5 तरह के वर्टिब्रे पे, और एक आया था लोअर लिम्ब की बोन्स की। तो उनकी सीक्वेंस उनका डायग्राम में दी है। वैसे तो बेसिक आइडिया सबको होता है बट स्टिल डायग्राम्स को भी जो है इग्नोर मत। तो बोन्स अच्छे से कर लेना आपसे एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन पे तो आता ही है। कुल मिला के 4 क्वेश्चन हो गए। न्यूरल से 1 क्वेश्चन आया था और केमिकल कंट्रोल से इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब अगर क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th का क्योंकि ओवरऑल वेटेज कम रहा है इस बार, तो यहाँ पर आप मेन जो देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फैरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 ही हुए थे, इफेक्टेड भी 2 ही है बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इससे काफी सारे क्वेश्चंस बन गए इस बार, 12 क्वेश्चंस। तो जेनेटिक्स में देखोगे तो इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से 3 है, हमेशा थोड़े ज्यादा आते हैं बट इस बार कम है क्योंकि वही है रिप्रोडक्शन पे वेटेज ज्यादा शिफ्ट हो गया प्लस ओवरऑल 12th का वेटेज कम हो गया रीनीट। ठीक है, एमबीआई से 3 है और इवोल्यूशन तो जो है 6 क्वेश्चन आए, इवोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन डालना है। ह्यूमन हेल्थ से बात करें तो 3 है, इसमें भी पिछली बार एक या 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार ज्यादा है। ठीक है, प्लस माइक्रोब से 1 है और बायोटेक से ओवरऑल 5 ही क्वेश्चंस आए हैं, जो ये भी कम है, हमेशा जो आते हैं 7-8 जाते हैं, इस बार जो 5 आए हैं। उसमें भी रेस्टेशन एंजाइम से आया है एक, तो पीसीआर से आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आया। ठीक है, और जो आपके प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म होते हैं जीन ट्रांसफर के, उन पे क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से जो है 4 क्वेश्चन है, इकोसिस्टम से 2 और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ओवरऑल जब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा जिन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो कौन से हैं, तो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, इवोल्यूशन का चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से ज्यादा आए हैं, है ना। और देखोगे तो फोटोसिंथेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, फिर सेल से तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा एनिमल किंगडम से भी ठीक ठाक है। तो ये 4-5 चैप्टर तो सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर हो गए। अब जो है अगर अपन बात करें यहाँ पर यूनिट वाइज वेटेज की, आप देखोगे डाइवर्सिटी से 12 क्वेश्चन आए हैं, सेल स्ट्रक्चर से 12 क्वेश्चन और ह्यूमन फिजियो से 12। 11th के बड़े बड़े जो यूनिट्स बनती है आपकी वो इम्पोर्टेंट। तो ये डाइवर्सिटी, सेल फंक्शन, ह्यूमन फिजियो और रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक इवोल्यूशन को मिला के सब में 12-12 क्वेश्चन आए हैं। तो ये 5 यूनिट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स होती हैं कि बायोसेक्शन, और इनके अलावा प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, स्ट्रक्चर, बायोटेक और ये ह्यूमन वेलफेयर से 3-4-5 क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जो कवर करना है वो इसीलिए यही है
कि आप सेल बायोलॉजी को अच्छे से देखना, प्लांट चीजों को भी देखना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और इकोलॉजी जो है री नीट में क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए, नीट में ज्यादा क्वेश्चन आए जो आपको थर्ड में वाला हो। तो इस तरह से शिफ्ट होते रहते हैं। अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूँ 26 में, तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहा था, ठीक है पूरा, और इजी क्वेश्चन ही थे, ऑलमोस्ट मॉडरेट क्वेश्चन थे। नए तरह के तो मैं कहूंगा बोन वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ा नए तरह से सीक्वेंस ऑफ बोन पर, वो पहले नहीं आया। तो जो आपने देखा होगा इजी क्वेश्चंस मतलब कि जो टॉपिक्स हमेशा पूछते हैं उन्हीं से आए, जो कुछ हट की लाइन होती है उस पर क्वेश्चन एनटीए बना देती है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए आप इनको देख सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन की, 25 अगर मैं सबसे हार्ड मानूं अभी कुछ रिसेंट 5-6 सालों में, तो 22 से 23 उसके बाद, और 26 का रीनीट का पेपर 26 वाले लीक्ड पेपर से ज्यादा हार्ड था क्योंकि उसमें लैंग्वेज स्किल ज्यादा थी, और 24 का तो इजीएस्ट का। तो इन सब पैटर्न को देखते हुए आप मान के चलो कि 27 का पेपर भी कहीं ना कहीं 2020 से जो 23 में आते थे कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पैटर्न नए क्वेश्चन के आ सकते हैं, क्योंकि इस बार भी बोन वाला जो क्वेश्चन था वो नया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हार्ड होंगे तो उनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो या तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है, इस बार वो नहीं आए थे, साइंटिस्ट डेटा पे नहीं आए थे, यूनिट इंट्रोडक्शन वाले पेज पे नहीं आए थे, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन इस बार एक ही था, जो आपका 1-2 क्वेश्चन थे। एक तो वो था जिसमें फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट को अरेंज, असर्शन रीजन आए थे, थोड़ा एक असर्शन रीजन कंफ्यूजिंग था इस बार, उसका आंसर भी 100% श्योर नहीं है, वो तो फाइनल आंसर की पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पे है ना, एग्जाम्पल के आपको चूज करना है, बॉक्स से रखा है उसमें से एग्जाम्पल्स चूज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड, ट्रू फॉल्स, डीप क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी नहीं थे इतने। तो वही है, पेपर अगर हार्ड होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते। तो इन केस पेपर हार्ड आते हैं तो अच्छा खासा मतलब लेंदी आता है, तो कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको दिमाग में हमेशा चीज रखनी है कि जो आपको करना है वो तो करना ही है, इजी वाला पार्ट तो लेके चलना ही होता है। हार्ड वाले पार्ट के लिए क्या करना होता है, आपको अच्छी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए होती है, ठीक है, मतलब जल्दी आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ कर, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ। तो एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, और आपके जो कोचिंग मॉड्यूल वगैरह है उनसे आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतने में आपका इजी पार्ट तो आराम से कवर हो जाए। रही बात मॉडरेट या हार्ड की, तो उसमें एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम डायग्राम्स का विशेष ध्यान रखना है, और हर एक डिटेल जो बुक में दी हुई है उससे छोड़ना नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू जो पुराने पीवाईक्यू उनमें कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी के पुराने वर्जन से आए। फिर कोचिंग के लिए जो आप कोचिंग की अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग की मॉड्यूल्स होती है, मॉड्यूल्स को भी रीड कर लो। अगर आपको याद नहीं करता इट्स ओके, लेकिन एक बार समझने के लिए आपको रीड करना है। और इसमें जैसे पर्टिकुलर कोचिंग में दिया होता है लेवल 2 या सेक्शन बी करके दिया होता है, हार्ड क्वेश्चन डाले हुए, तो उन्हें भी प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो वैसे वैसे आपको माइंड में क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ठीक है। इजी पार्ट लेके चलना, साथ में हार्ड वाली चीजों को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा करके उसको छोड़ना नहीं है, मतलब आप कंसेप्ट को सीख लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट आपको कंसेप्ट एनहांस हो जाए। नो नीड टू बाय पीवाईक्यू वगैरह एमसीक्यू की बुक, अगर आपके पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं बिल्कुल एक्सेस क्वेश्चंस करने की जरूरत। तो अगर आपको बायोलॉजी में 330, 40, 50 ऐसे स्कोर्स लाने हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। बस करना ये है कि जो कुछ नया मिलता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया उसे इग्नोर मत, से पढ़ लो, वो आपके कंसेप्ट को जो एनसीईआरटी के अंदर की चीजें है ना उनको एनहांस कर देगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करो क्वेश्चंस को, ठीक है, और फैक्ट तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरी जो कोचिंग थी उसमें मोमेंटम बूस्टर नाम का एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन तो थे ही, और थोड़े बहुत एनसीईआरटी के एडवांस चीजों मतलब बाहर से भी आते, बट उसमें क्या था, जो पैटर्न थे वो अच्छे थे, क्वेश्चंस हार्ड थे, ठीक है। तो क्या क्या ट्रैप बिछ सकते हैं क्वेश्चन में, क्या क्या ट्रिक बनाई जा सकती है, वो सब उसको आप करोगे जब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है हार्ड वाले या फिर एक अच्छा क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व कर सो, यू कैन कंसिडर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगर बात करूं मैं तीसरी चीज की, कि कुछ भी स्किप मत करो, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो हर एक चीज रीड किया। जैसे कि मैंने जब मेरा एग्जाम था 2025 में, तो तब जो इंट्रोडक्शन पेज साइंटिस्ट डेटा से 2 क्वेश्चन आए थे, एंड लकीली मैंने उनको लास्ट के 2-3 दिन पहले ही देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी डिटेल को मिस ना किया। तो यही था। आप आई होप वॉज प्रिटी क्लियर टू यू कि कौन सी यूनिट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा कवर अप करने की नीड है। जिनको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो ज्यादा पूछते हैं, जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बनते हो ना, और भी ज्यादा अच्छे से याद करके। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो या किसी और आपके दोस्त को जरूरत है यूनिट वाइज वेटेज की, चैप्टर वाइज वेटेज की, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करना। एंड वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर